इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैं आज आपको कुछ इतिहास की जानकारी देना चाहता हूँ। स्पेशली बहुत सारे कंपटीशन के जितने एग्जाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे पूछे गए और किस तरह के पूछे जा रहे हैं आजकल, उनके बारे में पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी समझ में आ जाए। और रिवीजन रिवीजन ही सक्सेस का मंत्र है, इसी को बार बार याद रखना। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। ये आज की कहावत नहीं, ये बहुत पहली बात है। रिवीजन करोगे, जितना ज़्यादा सुनोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, उसको पॉज करके रोक के आप पढ़ भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ट्राई करना है सुनने की, क्योंकि सुनने में क्या मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और जो बार बार पूछा गया उसको कई बार बोलने की कोशिश करूँगा। तो मैं बताता हूँ आज जितने भी भारत में विदेशी यात्री आए हैं या विदेशी, आप क्या बोलते हैं, आक्रमण बोलते हैं, यात्री नहीं, इसको आक्रमण बोलो, यात्री नहीं। यात्रियों की भी अलग ऑडियो बनाई जाएगी, वीडियो बनाई जाएगी। सबसे पहला जो आक्रमण किया है वो किया है दारा प्रथम ने, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेरियस, इसमें डेरियस लिखा हुआ है। ये कब हुआ? 516 ईस्वी पूर्व, मतलब आप कह सकते हो 516 में 516 BC में हुआ है। ये फारस साम्राज्य, फारस मतलब ईरान का क्षेत्र फारस बोला जाता है। एक हकमनी साम्राज्य होगा वहाँ, उसका नाम हकमनी भी है और फारस साम्राज्य भी है। और फारस किसका नाम है? ईरान का। ये याद रखना है आपको। सबसे पहले कौन आया था देश में? दारा। कब आया था? 516 ईस्वी में। फिर सिकंदर आया था। सिकंदर को इंग्लिश में बोलते हैं अलेक्जेंडर। सिकंदर आया था 326 BC, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 326 साल पहले सिकंदर आया था। वो कहाँ का था? मैसिडोनिया का, मकदुनिया का था वो, ठीक है, जो इस समय एथेंस में है। फिर तीसरे नंबर पर आया ड्रामेटियस। इनको क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाने के लिए क्वेश्चन आ जाएगा, वहीं फंस जाओगे। ड्रामेटियस आया था, ड्रामेटियस प्रथम, भाई जो आएगा प्रथम ही आएगा। 190 ईसा पूर्व आया था। ये हिंद यवन आक्रमण, मतलब आप कह सकते हो इसने एक यवन आक्रमणकारी था ये। रुद्रदामन, रुद्रदामन का नाम सुना होगा आपने। रुद्रदामन तो फेमस एक आक्रमण किया इसने, शकों का आक्रमण है, रुद्रदामन ने किया है। विक्रमादित्य ने रुद्रदामन को हराया था, इसलिए सकार विक्रमादित्य की उपाधि आई है ना। एक शकों के राजा को हराया था, रुद्रदामन को नहीं हराया था, एक शकों का राजा था जिसको उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने हराया था। तो वहाँ से ये विक्रमादित्य की उपाधि जनरेट हुई है। तो बहुत लोगों को विक्रमादित्य की उपाधि मिली है। एक को तुमने सुना होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वो एक नहीं है। ऐसे तो दिल्ली के राजा हेमू विक्रमादित्य बोलते थे। 14 राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि मिली है। 14 राजाओं को विक्रमादित्य बोला गया है। अब लिस्ट पढ़ना कभी। तो रुद्रदामन आया 90 BC ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 90 साल पहले। BC, ईसा पूर्व मतलब BC बोला जाता है इसको। रुद्रदामन किसका किससे संबंधित है? शकों से संबंधित है। फिर माउस फर्स्ट, माउस जो आया वो पहली सदी ईसा पूर्व आया, मतलब ईसा मसीह के आसपास जो जन्म हुआ है उससे पहले माउस आया। ये कहाँ का था? पल्लव आक्रमण था। ये पल्लवों का भी आक्रमण पूछा जाता है। ऐसे क्रॉनिकल ऑर्डर में पूछते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले पूछेंगे शक, फिर आई पल्लव, फिर आई कुषाण, फिर आई हूण। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। और कई बार यूपीएससी ने पूछा है, PCS ने पूछा है कि इनका क्रॉनिकल ऑर्डर बताओ। तो सबसे पहले इनमें आए शक, फिर आई पल्लव, तो याद रखना है आपको। और तीसरे पे इस पर जो कटफिसोस आया था, ये आपने सुना हो काफ़ी। कुषाण वंश का प्रथम एक जिसने भारत में स्थापना की थी, तो वो था कटफिस प्रथम, कुजुल कटफिसिस। ये 15 ईस्वी में आया। ईसा मसीह के जन्म के 15 साल बाद आया है। ये माना जाता है इस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके 15 साल बाद आया है। कटफिस प्रथम या कुजुल कटफिसिस, ये कुषाण वंश की स्थापना इसने की थी और ये यूची आक्रमणकारी था। ठीक, यूची, इसका संबंध चाइना से माना जाता है। एग्जैक्ट लोकेशन इसकी पता नहीं, लेकिन वही क्षेत्र चाइना का क्षेत्र से माना जाता है कि ये जो कुजुल कटफिसिस आया था, यूची आक्रमणकारी था। तिगिन एवं खुसनेबाज, ये आपको याद रखना। ये आएगा पेपर में तो आप भूल जाओगे। तिगिन एवं खुसनेबाज 5वीं के मध्य आया है, ठीक है। ये हूणों का आक्रमण, ये भी हूण था। ये पहला हूण कौन था इसमें जो भारत पर आक्रमण किया है? तिगिन एवं खुसनेबाज, ठीक है। दूसरा ये हूण कौन था जो 465 से 480? तोरमन। तोरमन की तो लड़ाई सुनी होगी आपने, तो तोरमन की कई लड़ाई हुई हैं, ठीक है। तोरमन, इसमें तोरमन लिखा है ना, तोरमान, इसको कई दो से कहीं तोरमन लिखा हुआ है, कहीं तोरमान लिखा हुआ है। आपको याद रखना है कि हूणों का एक आक्रमणकारी था ये 465 से 480 में आया। फिर उसके बाद सबको पता हुआ कि पहला जो इस्लामिक आक्रमण हुआ है वो हुआ है भारत में, मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 में किया। लेकिन मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें 708 में लिखा था। 708 में ये भारत को देखने आया था। एक बोलते ना कि एक इंस्पेक्शन करने आया था, मैं कैसे आक्रमण करूँगा, कहाँ से करूँगा। तो उसको भेजा था इराक के राजा ने, हज्जाज जिसको बोलते हैं, खलीफा उस समय, तो खलीफा ही बोलते हैं इराक के राजा को। इसमें हज्जाज था, जैसे उसने भेजा था जाओ देख के आओ, तुम्हें उस एरिया पर अटैक करना है। तो 708 में आया था, लेकिन इसमें 712 में इसने आक्रमण किया था। तो अरबी मुस्लिम आक्रमण बोलते हैं इसको, ठीक है। सुबक्तगीन, सुबक्तगीन महमूद गजनवी से संबंधित है। अल्पगीन तो सुबक्तगीन का सुना होगा, मोहम्मद या तो पापा या कुछ रिश्तेदार है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं आ रहा है। 986 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया सुबक्तगीन ने, 986 में। महमूद गजनवी, गजनी है ना, इसी को गजनवी बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम गजनवी है। महमूद गजनी, गजनी कहाँ पड़ती है? अफगानिस्तान में, ठीक है। तुर्की मुस्लिम आक्रमण 1001 ईस्वी में। तो भारत में पहला महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने भारत पर आप इसको बोल सकते हो कि 1027-28 तक आक्रमण किया है। कम से कम 17-18 बार आक्रमण किया, बोलते हैं 17 बार किया। लास्ट जो आक्रमण था वो जाटों के विरुद्ध था, उसमें जाट शब्द का उल्लेख किया। जो खोकर जाट थे उनसे लड़ाई हुई थी, जब ये जीत के जा रहा था इसको अपने सोमनाथ के मंदिर को, तो इसका धन छुड़ा लिया था। इसको कहते हैं कि मार भी दिया था, लेकिन ये चीज़ें बहुत कम जगह लिखी हुई हैं। लेकिन इसको मारा था, लूटा था, बहुत इसकी हालत ख़राब कर दी थी। तो लास्ट का जो आक्रमण है वो बदला लेने आया था जाटों में, लेकिन जाटों ने इसको बहुत मारा था।
महमूद गजनी कब आया? 1001 ईस्वी में, याद रखना आपको। मोहम्मद गौरी 1175 में आया। लेकिन तराइन की कब लड़ाई हुई है? 1192 और 93, सॉरी 91 और 92 में हुई ना। तराइन का पहला युद्ध 91 में, तराइन का दूसरा युद्ध 92 में, जो पृथ्वीराज से हुआ। और 94 में चंदावरा का युद्ध हुआ था, 1 साल ही वेट हुआ था, 1 साल बाद ही उसको हरा दिया था जयचंद को गौरी ने। तो ये आपको याद रखनी है। लेकिन अटैक मोहम्मद गौरी ने 1175 में किया भारत पर, क्योंकि पंजाब का जो ऊपर वाला क्षेत्र है, जो वर्तमान जो पाकिस्तान, ये भी तो भारत का हिस्सा था, इस पर ऊपर वाले क्षेत्र पर अटैक किया था, वहाँ से जाता रहता होगा, जीत के जाता रहता होगा। जब जाके गौरी ये कहानी इतिहास की दूसरी बताएंगे, किसको छोड़ गया वहाँ पे, क्या किया। तो जो ये तो हमारी ये फेमस लड़ाई दिखाते हैं ना, तराइन की लड़ाई, ठीक है, 2 ही लड़ाई बताते हैं, एक चंदावर की बताते हैं। चंदावर की तो उसमें हुई थी 94 में, लेकिन तराइन की 1191 92 में 2 युद्ध हुए हैं पृथ्वीराज, ये आपको पता होगा। लेकिन आक्रमण इसने 1175 से शुरू कर दिया। तैमूरलंग का पता होना चाहिए, 1398 में आया था, मंगोल आक्रमणकारी था। तैमूरलंग मंगोल आक्रमण था उस समय। इसने जब आया था, लंग क्यों बोलते हैं इसको, ये लंगड़ा था, ये मंगोलिया से आया था। मंगोलिया कहाँ है? मंगोलिया चीन के ऊपर पड़ती है। तो मंगोलिया होते हुए मंगोलिया से अफगानिस्तान से होते हुए बहुत सारी सेना इकट्ठा करके लाया। बताते हैं वो खतरनाक एक तरह से वहाँ का राजा था, और इसने बहुत बर्बरता से भारत के साथ बोले, भारत के लोगों का सामना किया, और भारत के लोगों को बहुत बुरी तरह से कहीं न कहीं जहाँ भी गया इसने काफ़ी अत्याचार किया। वो चीज़ आपको लिखनी है, नॉर्मल सी बात है, आपको डेट याद रखनी है। 1398 में तैमूरलंग आया था। नासिरुद्दीन महमूद शायद उस समय आई थिंक वो राजा था इसका, दिल्ली सल्तनत का। उस समय सल्तनत की बात चल रही थी, मुगल शासन नहीं था उस समय, सल्तनत था दिल्ली का। अब मुगल शासन स्टार्ट होता है। बाबर ने आक्रमण कब किया था? 1519 ईस्वी में। ये आपको याद रखना, 1519 में बाबर ने आक्रमण किया था पहला। बाबर की कई लड़ाई हुई है। बाबर की लड़ाई को सिर्फ पानीपत की लड़ाई से मत जुड़ा करो। बाबर की पानीपत दूसरी लड़ाई ना, पानीपत नहीं, बाबर की लड़ाई राणा सांगा से कई बार हुई है, 2-3 बार लड़ाई हुई है। इधर भरतपुर के पास लड़ाई हुई है, इधर एमपी में लड़ाई हुई है, इब्राहिम लोदी से लड़ाई हुई है। बाबर ने कई लड़ाई लड़ी थी यहाँ पे। नादिर शाह का भी याद रखना, 1739। इस समय मोहम्मद शाह शायद मुगल बादशाह था। मोहम्मद शाह के टाइम पे नादिर शाह ने बताते हैं कि कम से कम 15 दिन दिल्ली को लूटा था। लूटने में क्या है कि वहाँ लूट नहीं बजाई थी, कत्लेआम किया था, बहुत लोग मार दिए थे दिल्ली में। फिर एक बैटल हुआ था करनाल के आसपास, मोहम्मद शाह में और नादिर शाह में, उसमें नादिर शाह जीत गया था, मोहम्मद शाह की सेना हार गई। युद्ध हारने का एक ही रीजन है दुनिया में, युद्ध हारने का एक ही रीजन है इस दुनिया में, वह संगठन के साथ लड़ाई न करना। हथियारों की कमी, सेना की कमी, ये तो आते हैं। हथियारों की कमी, सेना की कमी, संगठन के साथ लड़ाई न करना, और एक ऐसी सेना से लड़ाई करना जो आपसे बहुत बड़ी हो, जो उसकी भी कमी मानी जाती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, प्लानिंग जिसको बोलते हैं, योजना की कमी मानी जाती है। युद्ध के कई ये एक सीरियस और एक लंबा टॉपिक है, युद्ध कैसे हार जाते लोग, उनमें क्या कमियाँ रह जाती हैं, ठीक है। तो आपको इसकी ईयर याद रखनी है कि नादिर शाह 1739 में भारत पर अटैक किया था इसने। उस समय मोहम्मद शाह दिल्ली का बादशाह था, मुगल शासन चल रहा था। लास्ट जो आक्रांता है, विदेशी मानते हैं इसको, अहमद शाह अब्दाली, ये भी ईरान का आक्रमण है। ये लेकिन ये अफगानिस्तान है, तो अफगान का राजा बोलते हैं इसको, अफगानिस्तान का, लेकिन इसमें ईरान लिखा हुआ है, तो मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट है। लेकिन इसको ईरान का आक्रमण आपको मानना है, 1748 में किया इसने भी बहुत सारे आक्रमण किए हैं। जो लास्ट में जो लड़ाई हुई है वो 1761 में हुई है। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ है, जो मराठियों की हार हुई थी, उसमें भी आपने देखा हो कैसे क्या रीजन था हर का। उसमें मराठों की हार के कितने रीजन लिखोगे आप? पहला रीजन है शस्त्रों की सेना का आकलन नहीं करना, ये भी बहुत। दूसरा रीजन है अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। तीसरा रीजन है सहयोगी राजाओं से सहयोग न लेना। चौथा रीजन है मराठों का जो उस समय का सेनापति था, उसकी आयु कम होना, समझदारी कम, 38 साल का था उस समय। चौथा रीजन इसका है अपने साथ मनोरंजन के साधन ले गए मराठे। पांचवा रीजन है भारत के ज़्यादातर मुसलमानों को इस्लाम खतरे के नारे से एक कर दिया गया था अब्दाली के द्वारा, आसपास के लोगों द्वारा। ये 5 रीजन है। पांचवा, छठवां जो सबसे बड़ा रीजन है, मराठों के कई जो बड़े, जो आप बोल सकते हो नेता बोलो उनको, या उस समय योद्धा बोलो, वो उनका पूरी तरह से मराठों के साथ न रहना। भाई नाम तो है कि लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई नहीं कर रहे हैं वो जब जरूरत पड़ी छोड़ के चले गए। तो यही 5-6 कारण थे मराठों के जो युद्ध, इसके लिए युद्ध हार गए वो, और इतना खतरनाक युद्ध हारे कि उसका परिणाम आज तक भी हमारा देश झेल रहा है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर इस चीज़ को मैं बता देता हूँ ऊपर से। सबसे पहले आया था दारा, याद रखना आपको। दूसरे नंबर पर आया था सिकंदर 326 में, दारा 516 बीसी में आया था। फिर आया था डोमेटियस 190 बीसी में। फिर आया था रुद्रदामन 90 बीसी में, शक था ये। अब याद रखना आपको, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे गए। रुद्रदामन ने आक्रमण किया था शक में। फिर आए पल्लव, जिसका माउस नाम बोलते हैं, एक ईस्वी के आसपास आए पल्लव। फिर आए कुषाण, जिसको बोलते हैं कटफिस प्रथम या कुजुल कटफिसेस, इसका भी कई राजा उनके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद आए खुसैनबाज या तिगिन एवं खुसैनबाज, ये 5 भी के मध्य आए, ये भी हुड़ थे। फिर तोरमल आया था, जो हुड़ों का एक बोलते हैं बहुत प्रतापी आक्रमणकारी राजा था। उसकी लड़ाई, तोरमल की लड़ाई, मुझे ऐसा लगता है कि मालवा के राजा यशोधर्मा से हुई थी। यशोधर्मा की इसमें शायद हार हो गई थी। 2-3 युद्ध हुए थे, एक में यशोधर्मा जीता था, एक में हार हुई थी। तो मालवा कहाँ है? मालवा मध्य प्रदेश का उपजाऊ क्षेत्र है। और वो कहाँ पड़ता है मालवा? जो आप कह सकते हो उत्तर मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता है, सेंट्रल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच का हिस्सा है मालवा, ठीक है। तोरमल के बाद कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम 712 में, सबको पता है। फिर सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में एडी में इसने अटैक किया। महमूद गजनवी 1001 में, सबको पता होना चाहिए।
मोहम्मद गौरी 1075। मोहम्मद गौरी सीधा 1091 में नहीं आया, कोई डायरेक्ट दिल्ली पर अटैक नहीं कर सकता है ना वहाँ से। पहले उसको, अभी पाकिस्तान तो अलग हुआ है, पहले पाकिस्तान इंडिया के साथ था ना। अब अफगानिस्तान से कोई अटैक करने आएगा तो उसको वो एरिया छेड़ना पड़ेगा, दिल्ली से बहुत दूर है वहाँ से। तो दिल्ली पहुँचते पहुँचते उसे लगा लो कितनी साल लग गई। 1175 में आया था, पहला अटैक किया तो 1191 में दिल्ली पहुँचा लड़ते लड़ते। तैमूर लंग, ये ध्यान रखना, 1398 में आया था, 1398 में। ये भी खतरनाक मंगोल आक्रमण थे, इसने भी काफ़ी कुछ यहाँ पर बताते हैं लूट पाट की। बाबर 1519 में, बाबर ने लगातार 4 लड़ाई लड़ी थी। 1519 में पहली बार आया था, इसने अटैक किया था। जब कोई भारत में आ रहा था सबसे पहले लड़ाई उसकी पंजाब के राजाओं से हुआ। पंजाब उसमें पार्ट था ना, उधर ही लड़ाई हुआ करती थी, वहीं बहुत सारे राजा थे। नादिर शाह 1739, ये ईयर याद रखनी है आपको। अहमद शाह अब्दाली 1748, ये पहले आक्रमण उनके। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या हुआ। ईरान या फारसी आक्रमण। ईरान का दूसरा नाम होता है फारस, और हकमनी साम्राज्य था वहाँ ईरान में। हकमनी याद रखना, आपको लिखा है ना, हकमनी साम्राज्य। 550 ईस्वी में एक असफल मतलब वो आया और थोड़ा बहुत मतलब छुटपुट की लड़ाई हुई, जीत नहीं पाया और वापस चला गया। 550 ईस्वी में आया था। 516 ईस्वी में दारा प्रथम ने डेरियस और क्रुस द्वारा भारत पर एक सफल आक्रमण किया, इसका मतलब वो जीत गया। फलस्वरूप गांधार क्षेत्र फारसी साम्राज्य में मिल गया। गांधार कहाँ है इस समय? पाकिस्तान के ऊपर वाला हिस्सा गांधार क्षेत्र ही अभी भी। ठीक है, अफगानिस्तान का नीचे वाला हिस्सा और पाकिस्तान का ऊपर वाला हिस्सा गांधारी माना जाता है। वो जहाँ की देखा हुआ कौरवों की माता गांधारी थी ना, वो गांधारी क्षेत्र है वो। गांधार कहाँ है क्वेश्चन पूछा जाता है, अफगानिस्तान में ही गांधार भी लोकेशन, लेकिन एरिया एक मान लो कि भारत है और दिल्ली मान लो, दिल्ली की जगह तो एक ही है ना, लेकिन उसका क्षेत्र तो काफ़ी बड़ा। ऐसे ही काफ़ी बोलते नाम होता है कि स्पेशल लोकेशन होती है उसकी, बाकी उसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। तो 516 में वो जीत गया था आके, दारा प्रथम। फिर यूनानी आक्रमण आए, जैसे सिकंदर आया। सिकंदर 326 में आया था। आपको ये बताऊँ, सिकंदर की डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई कभी चंद्रगुप्त मौर्य से। सिकंदर को चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं हराया। सिकंदर की लड़ाई हुई थी हाई स्पीड के युद्ध में, अपने ये राजा पोरस से हुई थी सिकंदर की लड़ाई, जो फेमस लड़ाई है, जिसमें कहावत सुनी होगी आपने कि मार दिया जाए छोड़ दिया जाए, बता तेरे साथ में क्या किया जाए। ये कहावत तभी की है। राजा पोरस कैसे हार गया, कैसे नहीं हारा, वो भी वहाँ के तत्कालिक कारण ही थे। मैंने 4-5 आपको चीज़ बताई युद्ध हारने की, कि युद्ध कैसे हारे जाते हैं और उनके पीछे क्या क्या कारण रहे हैं। अगर उनको आप नज़रअंदाज नहीं करोगे तो युद्ध नहीं हारोगे। जितने भी युद्ध हारेंगे उनके कुछ न कुछ इन जो 5-6 कारण मैंने बताया उन्हीं में से जुड़े हुए होते हैं। तो कभी किसी युद्ध हारने का कारण पूछा जाए मेंस में तो लिख देना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जब एक लाइन लिखोगे तो उसके बारे में 2 लाइन लिखनी है आपको। तो सिकंदर ने 326 ईस्वी में भारत पर ईसापुर ईस्वी ईसापुर अटैक किया था। मतलब ईसापुर का मतलब है BC, जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ है उसके 326 साल पहले आया था सिकंदर का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अलेक्जेंडर। 326 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया अफगानिस्तान को जीतने के बाद काबुल होता हुआ, मतलब पहले अफगानिस्तान जीता। बैक्ट्रिया किसका नाम है? बैक्ट्रिया कहाँ पड़ती थी? अफगानिस्तान में, याद रखना, लोकेशन पूछते हैं 100%। बैक्ट्रिया अफगानिस्तान में, वो काबुल आया। फिर आपको पता है अफगानिस्तान और भारत के बीच में हिंदुकुश पर्वत पड़ता है। हिंदुकुश पर्वत को पार किया, ब्यास नदी के पास लौट गया, ब्यास नदी से वापस गया था। ये सिकंदर आया था, कहाँ से निकल गया था? ब्यास नदी से। तो ये आपको याद रखना है, सिकंदर की सेना ने कहाँ पे हथियार डाले थे? ब्यास नदी किनारे पे, रावी नदी किनारे पे, ब्यास नदी किनारे पे। ठीक है, मैंने एक इतिहास पढ़ा था, उसमें लिखा था कि सिकंदर की सेना ने, सिकंदर नहीं हारा था भाई, सिकंदर की सेना हार गई थी। सिकंदर की सेना हारने के कई रीजन थे। सिकंदर जब वहाँ से चला था घोड़ों से, पैदल से, हाथियों को, सेना कैसे लेके चलेगी सामान को बताओ, इतना दूर कैसे चलेगी, इतने दिन चलते चलते हो गई। बताते सिकंदर की बहुत सारी सेना तो बीमारी से मर गई थी, रस्ते में मर गए थे लोग। नदियाँ पार कर रहे हैं, नावों में वजन ज़्यादा है तो आदमी सैनिक फेंक दिए जाते, कम कर दो, घोड़े डो दिए जाते थे। तो इस तरह से बहुत सारा सैनिक बोलते हैं लॉस हो गया था, सैनिक हानि हुई थी। इसलिए सेना कमजोर हो गई थी, बीमार हो गए थे लोग, भूखे हुए थे, खाना नहीं था उनके पास। भूखा सैनिक क्या करेगा? अत्याचार करेगा, मार काट करने लगे, यहाँ पे आपस में लड़ने लगे। ऐसे सेना थोड़ी आती है, सेना हारने का मतलब है उस सेना को चाहिए वो चीज़ उसको नहीं मिल रही है। तो सिकंदर को लड़ाई थोड़ी लड़नी। सिकंदर आदमी क्या करेगा अकेला? अकेला तो लीडर था, वो एक भाषण देगा, लोगों को उत्साहित करेगा, उनको इंकरेज करेगा इसको बोलते हैं, और उनको बताएगा तुम्हें ये लड़ाई लड़नी है। अपने लोग बड़े बड़े लोग होते हैं ना, सारे लोगों से कौन, सारे सैनिकों से राजा कॉन्टैक्ट नहीं करवाता है, लेकिन उनको कंट्रोल करने वाले कुछ लोग होते हैं, सबको बताता है। एक सीरीज बनी होती है, श्रृंखला होती है, टॉप लीडर ऊपर से डिलीवर करता है, नीचे तक पहुंचती हैं चीज़ें वो। तो ऐसे ही एक सेना को चलाने के लिए या किसी राज्य को चलाने के लिए इस तरह की व्यवस्था होती है, और वो होनी भी चाहिए। नहीं तो हो ही नहीं सकता है कि इतनी जनता को, इतनी बड़ी सेना को लड़ाई के लिए उत्साहित कर दें और तैयार कर दें, और उसको बिल्कुल कह सकते हो कि उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में जाए जहाँ पे वो युद्ध जीत सकें, लोगों को मार सकें। वही एक राजा की खास बात होती है कि कैसे सैनिकों को उत्साहित रखना है, जोश उनमें कैसे भरना है, उनको क्या क्या याद दिलाना है। कुछ लोग जोश बनने के इतिहास याद दिला देते हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिलाया था कि तू किसकी बात करता है, ये तुम्हारे सामने जो कर्ण बैठा है क्यों नहीं मार रहा, तेरा लड़का मार दिया था इसने, जब इसका धर्म कहाँ गया था। तो भगवान कृष्ण ने याद दिलाया ना अर्जुन को, उसको मरवाना था कर्ण को, भाई कर्ण नहीं मरेगा तो युद्ध नहीं देंगे पांडव। तो ये सारी पॉलिसी इंसान को ये युद्ध जीतने के लिए अपनाई जाती हैं, सेना को जोश में रखने के लिए। ऐसा नहीं कि सेना डाउन हो रही है। तो ऐसी सिकंदर के अंदर जोश की कमी नहीं थी, उसकी सेना थक गई थी। आज भी मुझे ध्यान है, जो LP शर्मा की एक इतिहास की बुक उसमें लिखा हुआ था कि उस सेना ने हथियार डाल दिए थे रावी नदी किनारे कि हम नहीं लड़ेंगे, महाराज हम थक गए। उसने बोला कि इतने दिन लड़ते लड़ते आगे हमारे सैनिक मर गए, भूखे, बहुत दिन से खाना नहीं मिला इनको, बीमारी फैल गई है, मलेरिया फैल गया था उनमें। आप कह सकते हो बहुत सारे बोलते हैं ना कि
टाइफाइड जैसी बहुत सारी बीमारियां हुई थी, टीबी तक फैल गई, तो बीमार हो गए थे सैनिक, क्योंकि पानियों से निकल, जैसे बोलते हैं नदियाँ पड़ती हैं, झीलें निकलती हैं, इन सब से निकल निकल के आते थे वो। और सबके पास सब कुछ व्यवस्था तो नहीं होती है, न तो उनको रहने का सामान मिलेगा। भाई जो आदमी को जीने के लिए कुछ तो चाहिए। कैसी कैसी समस्याएं परिस्थिति से निकल के सेना वहाँ से निकल के यहाँ इंडिया में आ गई, भारत में आ गई, और पोरस से लड़ाई लड़ी उसने। वहीं से पता चल गया था कि भारत में राजा बहुत मजबूत हैं, भारत के राजाओं को जीतना इतना आसान नहीं है। जब सिकंदर आया था तो धनानंद राजा था, धननंद राजा था, उसकी बुराई या किस तरह से कैसे की, वो जिस तरह से नाटक दिखाते हैं उसके बारे में चंद्रगुप्त कहीं मिले होंगे उससे जाके सिकंदर से कि ऐसा राजा है, बहुत प्रतापी राजा है। सिकंदर को इतना डरा दिया कि उसने फिर दूसरे आक्रमण के बारे में सोचा ही नहीं, आप उसको नहीं हरा सकते, तो सिकंदर वापस चला गया था। सेल्यूकस निकेटर को जीता हुआ हिस्सा था उसको दे गया था। सेल्यूकस निकेटर उसका एक सेनापति था। तो अफगानिस्तान का क्षेत्र, कुछ भारत का क्षेत्र जो भी जीता था उस समय वो सेल्यूकस निकेटर के अधीन था। सेल्यूकस निकेटर की लड़की बताते हैं हेलेना, उससे शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। तो मेरे हिसाब से मुझे पूछता तो पहला भारतीय था चंद्रगुप्त मौर्य जिसने किसी विदेशी महिला से शादी की थी हेलेना से। इतिहास जो बताता है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। वो एक संधि के रूप में, एक रिश्ते मजबूती के लिए हेलेना से शादी की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जिस तरह सीरियल दिखाते हैं कि हेलेना आई थी और एक कंडीशन में आई थी कि हेलेना का लड़का राजा नहीं बनेगा कभी। ये चाणक्य की पॉलिसी है, विदेशी महिला का लड़का राजा बनेगा तो वो वास्तविक स्वामी बोलते हैं देशभक्त नहीं हो सकता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो वैदेशिक बोलते हैं ना मानसिक स्थिति बनी रहेगी। इसलिए उसने बोला कि विदेशी महिला से उत्पन्न बच्चा राजा नहीं बनेगा। ये कहावतें आज भी चल रही हैं, कौन किसको बोल देता है, ये आजकल की राजनीति ऐसी है, लेकिन ये चाणक्य की बात है। ठीक है, ये कहानियाँ बहुत अच्छी, हमें अपनी चीज़ याद रखनी है। इसमें लिखा है सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया, जिसे समकालीन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त किया। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था, सिकंदर को नहीं हराया था, सेल्यूकस निकेटर को हराया था, जो कि सिकंदर का एक सेनापति था। क्योंकि आपको पता है 326 में आक्रमण किया था, सिकंदर शायद 2 साल बाद ही खत्म हो गया था। सिकंदर की जो एज थी ना 300 एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, 350 के आसपास जन्मा था और 30 साल के आसपास सिकंदर जिया, जिंदगी में 30-31 साल। और सिकंदर बताते हैं मलेरिया से मरा था, उसकी डेथ मलेरिया हैजा से हुई थी, ऐसी 2 बीमारियों से हुई थी। अब इतना बड़ा राजा, पहले लोग बीमारियों से बहुत मरते थे क्योंकि पहले मेडिकल ट्रीटमेंट इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। आजकल लोग बहुत बचते हैं, पहले बीमारियां बहुत भयंकर थी, ऐसे ही मर जाते थे लोग। राजा मर सकता है जो कुछ भी कर सकता है एक छोटी सी बीमारी से, क्या उसके पास ऐसी शक्ति नहीं थी उस बीमारी को दूर कर, क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं थे, इलाज नहीं था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर बोलते हैं ना ये गलत लिखा हुआ है, एक्चुअली में धननंद राजा था उस समय। ठीक है, जब सेनापति के समय चंद्रगुप्त मौर्य, जब सेनापति ने आक्रमण किया उस समय 322, जब कब किया था 322, 298 तक चंद्रगुप्त मौर्य राज किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने कितना राज किया है 22 साल, और ये 2 साल 24 साल चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजा रहे। 24 साल अगर आदमी कोई गद्दी बैठ जाए तो कुछ भी कर सकता है यार। 24 साल एक बहुत लंबा समय होता है किसी राजा के लिए गद्दी बैठना। लोगों ने तो 50-50 साल राज किया है, 50 साल समझ लो पूरी जिंदगी राजा बनकर आया वो। 298 तक राज रहा था, ये कई बार पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य का। मगध कहाँ है, मगध बिहार का क्षेत्र पूरा। हिंद यवन आक्रमण, ये ड्रामेटियस के बारे में पढ़ते हैं 190 ईस्वी में, सॉरी ईसी नहीं बीसी में, इसको बीसी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, इसको ईसा पूर्व लिखते हैं। 190 में ड्रामेटियस ने आक्रमण किया था। उत्तर पश्चिम भारत के विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया इसने। उत्तर पश्चिम भारत क्या मानोगे, उसके ऊपर वाला उत्तर हो गया और उसके साइड में नीचे वाला पश्चिम हो गया। तो उस क्षेत्र में जहाँ भी इस समय पंजाब पाकिस्तान है उस पर कब्जा किया था उसने। आज का भारत नहीं देखना है आपको, ये इतिहास जब चंद्रगुप्त मौर्य ड्रामेटियस और रुद्रदामन की बात है, उसमें पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है उसको भी भारत में सामने रखना है, तभी आपको पता चलेगा कौन से क्षेत्र पर उसने कब्जा किया था। तो जो सिकंदर ने जो क्षेत्र जीते थे, इसमें लिखा है जो क्षेत्र सिकंदर ने जीते थे वो भी विशाल था, उससे भी बड़ा था वो जो ड्रामेटियस ने जीता था। उत्तर पश्चिम भारत का जो क्षेत्र था जो सिकंदर ने जीते थे उससे भी बड़ा क्षेत्र जीत लिया था उसने। फिर आए शक में सबसे प्रतापी राजा माना था रुद्रदामन। 90 ईस्वी पूर्व में भारत तथा अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों में गौतमी पुत्र सातकर्णी, आपको ये याद रखनी है कि रुद्रदामन या शकों को किसने खदेड़ा, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी आपको बताता है कि जो सतकर्णी राजा था, ये सतकर्णी है ना, सात तो इसमें माता का नाम पहले लगा, गौतमी इसकी माता का नाम है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे पुरुष प्रधान समाज नहीं था, माता की वैल्यू ज़्यादा थी, माता का नाम पुत्र के सामने लगा है। सातवाहन साम्राज्य में आपको यही सीखना है, वो पुरुष प्रधान नहीं था, उसमें महिलाओं को सम्मान दिया गया था और ऊपर रखा गया है अन्य शासकों द्वारा खड़े जो भी है ना। सातकर्णी तो मेनली इसको भगाया, फिर बहुत सारे राजाओं को उन्होंने भगा दिया, आपको याद मतलब युद्ध में हरा दिया है। रुद्रदामन की आपको सन याद रखनी है कि 90 BC में इसने भारत पर आक्रमण किया और एक शक आक्रमण था ये। फिर आए पल्लव, शक के बाद आए पल्लव माउस, ये 1 ईस्वी के आसपास आए, 1 सदी में। इसने क्या किया, उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। सब वहीं ऊपर से आएंगे तो ऊपर ही अधिकार करेंगे, तो जब भी लिखें तो उत्तर पश्चिम भारत पर अधिकार किया, न किया है तब भी लिख देना, किसी को इतना ध्यान नहीं होता है। कोई भी आंसर की डुप्लीकेट आंसर नहीं रखता है, डुप्लीकेट आंसर की रख लेगा तो और खतरा हो जाएगा। फिर मानसिक व्यक्ति की जो योग्यता है वो अच्छे से जांच नहीं की जाएगी और डुप्लीकेट आंसर्स आ गए अदर देन ऑब्जेक्टिव बात अलग होती है। सब्जेक्ट में डुप्लीकेट आंसर आ गए, इसका मतलब जो व्यक्ति अच्छे से रट के आएगा वो लिख देगा। और सारे व्यक्ति रटने वाले नहीं होते हैं, समझने वाले होते हैं, और समझने वाला ही व्यक्ति चाहिए
किसी भी प्रशासनिक पोस्ट के लिए रटने वाला इतना नहीं चाहिए, रटने वाला भी होना चाहिए, कि रटने वाला व्यक्ति सामाजिक व्यवहार में सफल हो नहीं सकता है जब तक उससे ज़िंदगी का अनुभव न मिल जाए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं ना कि उसने अरस्तु ने बोला कि राजा बनने के लिए 50 साल उम्र होनी चाहिए। 50 साल मतलब ज़िंदगी की लास्ट पड़ाव पर, जब तक उसको सारा ज्ञान मिल जाए, शस्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, सारे ज्ञान होते हैं ये, तब मिलेंगे, तब जाके वो आदमी बनता है कि ये राजा बन जाए। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, जब भी लिखोगे तो ये उत्तर पश्चिम वाला चित्र देखना है आपको। भारत में वास्तविक पल्लव साम्राज्य का संस्थापक था मिथ्रेडेट्स। मिथ्रेडेट्स, अभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पल्लव साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेट्स, ठीक है, लेकिन अटैक किसने किया था भारत पर? पल्लवों का राजा कौन था? माउस। अब कुषाणों के बारे में बात करें। यूची, यूची एक ऐसा शब्द है जो कि आप कह सकते हो चाइना से जुड़ा हुआ है। कुषाण भी ऐसा माना जाता है कि चाइना के क्षेत्र से निकले, मंगोलिया और चाइना के क्षेत्र से निकले हुए। कटफिश प्रथम, ये भी फेमस राजा रहा है, कुजुल कटफिशेस, ये 15 ईस्वी में आया है, ईसा मसीह के 15 साल बाद आया है। उत्तर अफगानिस्तान पर पहले से उत्तर अफगानिस्तान में कब्जा किया, हिंदू कुश पर्वत को पार किया, गंधार से होते हुए कुषाण से ही कनिष्क राजा सीधे, हाँ ये इसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया इसने। कुषाणों का सबसे प्रतापी राजा आपको सुना है कनिष्क। कनिष्क की राजधानी मथुरा रही है, पता होना चाहिए। कनिष्क की बहुत बड़ी मूर्ति मथुरा में मिली है। इसमें क्या लिखा है, कनिष्क के जो राजा हुए थे उसने 58 ईसा पूर्व में शक संवत चलाया था। हाँ, तो जो कनिष्क राजा हुए हैं वो एक प्रतापी फेमस राजा रहे, ठीक है। ये ईसा पूर्व नहीं होगा, ईस भी होगा, ये गलत लिखा हुआ है। भारत सरकार आज भी इसका प्रयोग मुलाती है, प्रयोग में है शक संवत। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, सबसे ज्यादा प्योर गोल्ड सोने के सिक्के, नहीं प्योर गोल्ड सोने के सिक्के कनिष्क और मतलब कुषाणों ने चलाए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासक में, क्वेश्चन बदल गया, पूछा जाएगा सर्वाधिक बोलते ना शुद्ध सोने, तो वो चलाए थे कुषाणों ने, और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? गुप्तों ने। रीजन इसमें एक ही है, कुषाणों का साम्राज्य छोटा था और समय कम था, उसमें बहुत कम समय के लिए कुषाण राज किया भारत में, लेकिन गुप्तों ने तो बहुत दिन राज किया। गुप्तों के बारे में पढ़ो तो गुप्तों ने लगभग 500 साल राज किया। तो 500 साल में जो राजा गुप्तों के जिस वंश के राजा रहेंगे वो तो सबसे ज्यादा सोने किसके चलाएंगे, इसमें सोचने की बात ही नहीं है। हूड़ आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं, तेगिन एवं कुशनेबाज, ये हूड़ों की तरफ से आया था एक, इसने हूड़ों किसने हराया था? ये मेन चीज लिखी, स्कंदगुप्त ने हूड़ों को हराया था। ये गुप्त वंश के राजा रहे स्कंदगुप्त। ये कब थे? 455 से 468 स्कंदगुप्त। तो कितने साल राजा रहे? 12 साल, ठीक है। शासनकाल के अंत में हूड़ों का असफल आक्रमण, मतलब हूड़ हरा दिए थे स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त के समय में हूड़ गांधार से आगे नहीं बढ़ पाए, मतलब स्कंदगुप्त था जब तक हूड़ ऊपर ही रहे, नीचे नहीं आ पाए, गांधार तक रहे। उसके शासनकाल में साम्राज्य प्राय बोलते हैं, साम्राज्य प्राय हूड़ों से अच्छुण मतलब बचा रहा, हूड़ों से बचा ही रहा, हूड़ ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाए। स्कंदगुप्त यूरोप और एशिया का पहला शासक था, इसने हूड़ों को परास्त किया। स्कंदगुप्त, हाँ ये क्वेश्चन बनता है, यूरोप का और एशिया का पहला राजा था जिसने हूड़ों को हराया था, स्कंदगुप्त ने। लेकिन मेहरकुल, ये मेहरकुल भी तोड़मन द्वारा बोलते हैं, एक तोड़मन से संबंधित है, उन्हीं के परिवार से जुड़ा हुआ आदमी है। स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात तोड़मन द्वारा सफल आक्रमण किया। तोड़मन आया 485 में, मालवा पर अटैक किया। मालवा बताया मैंने, एमपी में पड़ता है। भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था इसने। तोड़मन की लड़ाई शायद मुझे लग रहा है, तोड़मन की लड़ाई नहीं हुई थी, यशोधर्मा की लड़ाई मेहरकुल से हुई थी, उसके लड़के से। तोड़मन के पश्चात उसका पुत्र मेहरकुल उत्तराधिकारी बना। कालांतर में मालवा की यशोधर्मा से परास्त हुआ। तो राजा यशोधर्मा ने मेहरकुल को हरा दिया था, तोड़मन को नहीं हरा। तोड़मन ने तो अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था, लेकिन मेहरकुल को यशोधर्मा ने हरा दिया था। अरबी मुस्लिम आक्रमण के बारे में बात करते हैं। 637 से 36 से 37 ईस्वी की बात है ये। सिंध महासागर से खलीफा उमर के समय असफल आक्रमण किया। सबसे पहला आक्रमण कब है? अरबी वाला दिखा रहा है 637, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम 712 में है, तो 708 भी इसमें लिखा नहीं है। 637 37 में ही खलीफा उमर जब आया था तो हार गया था, वापस चला गया था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम 3 साल भारत में नेतृत्व किया, इसने सफल आक्रमण किया, किंतु भारत पर प्रभाव जमाने में असफल रहा। भारत में नेतृत्व मतलब उस क्षेत्र पर, ये 3 साल राजा रहा है मोहम्मद बिन कासिम। ये राजा नहीं था, एक सेनापति था खलीफा का, सैन्य कमांडर था। गुर्जर प्रत्यार शासक नागभट्ट एवं बप्पा रावले, गहलोत वंश के संस्थापक, ने अरबियों को गांधार तक खदेड़ दिया। बप्पा रावल तो बहुत फेमस राजा हैं राजस्थान के, और नागभट्टी फेमस राजा हैं गुर्जर प्रत्यार के। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि गुर्जर प्रत्यार के किस राजा ने मोहम्मद बिन कासिम को अरबियों को हराया था? तो आपको याद रखना नागभट्ट ने। इसमें लिखा हुआ भारत जो सिंध क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध का क्षेत्र में जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम ही था। तो पहली बार भारत के क्षेत्र में जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर क्या था? गैर मुस्लिम लोगों से धार्मिक कर, ठीक है, जो मुसलमान नहीं थे उनके अलावा जो लोग थे उनसे धार्मिक कर था जजिया। सबसे पहले किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत में आधुनिक पाकिस्तान में चला गया है वो, सिंध क्षेत्र में लगाया था। तुर्की मुस्लिम आक्रमण, सुबुक्तगीन ने मैंने बताया कब आक्रमण किया? 986 में। अल्पतगीन का गुलाम वह दामाद था। अक्सर इनके जो गुलाम होते हैं वही दामाद होते हैं।
कई बार देखा होगा किसी का गुलाम दामाद होता है। गजनवी वंश का यामिनी वंश संबंध है, गजनवी वंश से है, अल्पतगीन का दामाद है सुबुक्तगीन। ठीक है। 986 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। 986 में आक्रमण किया, पहला तुर्क शासक था। इस समय गंधार का शासक हिंदुशाही राजा जयपाल था। ये क्वेश्चन आया है कई बार कि सबसे पहले जो महमूद गजनवी का शब्द मैंने पढ़ा है, गजनवी की लड़ाई जयपाल से हुई थी, ये मैंने पढ़ा है, लेकिन ये इसमें दिखा रहा है कि इसकी लड़ाई अल्प से हुई थी, सुबुक्तगीन से। सुबुक्तगीन ने जयपाल को हरा दिया था। और जयपाल कहाँ का राजा था? गांधार का शासक। गांधार उसने पाकिस्तान में, अभी इस समय पाकिस्तान क्षेत्र, वो पहले भारत का क्षेत्र था, तो जयपाल को हरा दिया था इसने, सुबुक्तगीन ने। महमूद गजनवी की बात करते हैं, गजनी लिखा है, एक्चुअली गजनवी बोलते हैं उसको। उसने पहला आक्रमण 1001 में किया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक, ये भी एक इसमें कई बार पूछा गया है कि आपको उसको समय से याद रखनी है कि ये समय में कौन सा राजा कब आया। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था, तो महमूद गजनवी था, 1001 में आया था, इसने भारत पर आक्रमण किया। सुबुक्तगीन का पुत्र था, इससे पहले पापा है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन इसका बाबर का, गजनवी का बाप था, बाबर का नहीं, गजनवी का बाप था। इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, जो सौराष्ट्र मतलब कोई एक क्षेत्र जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात दोनों के साथ आता था, सोमनाथ मंदिर को लूटा। इस समय भीम प्रथम वहाँ का राजा था। भीम प्रथम भीम से इसकी महमूद गजनवी की लड़ाई हुई है। इसने भीम प्रथम को शायद एक बार भीम प्रथम ने हराया था और एक बार इसने हराया था, ऐसा कुछ हुआ, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं। मोहम्मद गौरी 1175 में भारत पर आक्रमण किया है। भारत पर प्रथम आक्रमण इसने 1175 में किया है। मुल्तान जीत लिया था इसने। मुल्तान अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। मुल्तान भी छोटा सा राज्य होगा उस समय। 1178 इसमें गुजरात मूल राज द्वितीय या भीम द्वितीय से परास्त हुआ। इसको क्या हुआ? मूल राज ने हरा दिया 1178 में। मोहम्मद गौरी को मूल राज ने हराया था, उसका नाम भीम द्वितीय भी था। भारत में पहली पराजय हुई थी मोहम्मद गौरी की। तराइन का पहला युद्ध सबको पता है 1191 में हुआ है, पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में रहा है, जबकि तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी जीत रहा। कहीं ना कहीं हमारी जो युद्ध की पॉलिसी, धार्मिक पॉलिसी, युद्ध की पॉलिसी बीच में आ गई और हमारे भारतवासी युद्ध हार गए। गौरी के सामने अगर हम अपने बोलते हैं सैनिक और युद्ध की पॉलिसियों को परिवर्तित न करते हो, जो चाहते युद्ध कैसे जीतना है उस नीति से युद्ध लड़ते, युद्ध जीतना है हमें, वहाँ पे धर्म काम नहीं करेगा। हमारा उद्देश्य है युद्ध जीतना है, कैसे जीतना है वो सेना डिसाइड करेगी, वो राजा डिसाइड करेगा, वहाँ धर्म बीच में नहीं आएगी। लेकिन युद्ध करने के कुछ धर्म होते हैं, नियम कानून होते हैं। धर्म मतलब क्या होता है? धर्म एक सीरियस टॉपिक है। धर्म का मतलब केवल पूजा करने से नहीं होता है। धर्म को हिंदी में ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है। धर्म एक तरह से आप क्या कर रहे हो, क्या वो नैतिक कार्य है? नैतिक कार्य ही धर्म है। नैतिक कार्य क्या होते हैं? जो प्रकृति के द्वारा बताएगी। प्रकृति कार्य कौन बताता है? जो ईश्वर बताता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें लंबी सीरीज जुड़ सकती है। तो हमें याद रखना है कि तराइन की युद्ध आपको पता है 1191 में हुआ है, दूसरा 92 में हुआ है, गौरी दूसरे में जीत गया। फिर क्या हुआ? अजमेर और दिल्ली पर अधिकार हो गया। गौरी ने अजमेर पर कब्जा कर लिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी था। इसके बाद मुस्लिम साम्राज्य भारत में स्थापित हो गया। फिर मंगोल आए, मंगोलिया से चंगेज खां आया लगभग 1236 ईस्वी में। दुश्मन का पीछा करता हुआ सिंधु नदी तक आ गया, लेकिन सिंधु से आगे नहीं बढ़ा। सिंधु नदी तक आया लेकिन सिंधु से आगे नहीं बढ़ा। इसके समकालीन शासक भारत में इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? उसका वो था, गुलाम था। किसका? इल्तुतमिश गुलाम नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का शायद दामाद था, एग्जैक्ट मुझे भी ध्यान नहीं, शायद दामाद ही होगा। इसके समकालीन शासक भारत में इल्तुतमिश। जब इसने चंगेज खान ने अटैक किया था तो इल्तुतमिश 1210 से 1236 राज किया उसने। तो 1236 में उसने किया है लास्ट में। इल्तुतमिश की लड़की थी रजिया, इसको दिल्ली के पहली महिला सुल्तान बोलते हैं। तो चंगेज खान का आक्रमण आपको याद रखना है कि सिंधु नदी के, ये क्वेश्चन यही लाइन लिख देगा, सब कहीं लिख सकता है कि वो सिंधु नदी से आगे नहीं बढ़ सका। उस समय भारत में जो राजा दिल्ली पर शासक था वो था इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश का टाइम 1210 से 1236 रहा है। अब आप याद रखोगे इसमें 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया है। तैमूर लंग में तैमूर लंगड़ा था। मेसापोटामिया, फारस और अफगानिस्तान को विजित कर, मेसापोटामिया मतलब क्या? मेसोपोटामिया है इराक वर्तमान की, और फारस है ईरान। अफगानिस्तान को विजित कर, इनको जीत कर भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली तक बढ़ गया। ये दिल्ली पहुंच गया था तैमूर लंग। इसके समय में तुगलक शासक नसरुद्दीन मोहम्मद उस समय भारत का आप कह सकते हो सल्तनत का राजा था, दिल्ली सल्तनत का। ये 1398 से अटैक किया और 1398 तक ही रहा। 1398 में हार गया था वो। 15 दिनों तक दिल्ली लूट पाट कर कत्लेआम करने के पश्चात खिज्र खां को अपने विजित क्षेत्र को सौंप कर वापस लौट गया। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है, तैमूर लंग का जो सेनापति था वो खिज्र खां था, जिसने फिर एक अलग वंश की स्थापना की जिसको सैयद वंश बोलते हैं। कुछ समय पश्चात तुगलक वंश समाप्त हो गया, सैयद वंश खिज्र खां द्वारा नींव डाल दी गई। तो एक क्वेश्चन आया था पीसीएस में, सैयद वंश के राजा पूछे थे, उनको बताओ क्रॉनिकल ऑर्डर से। लोग क्या है छोड़ देते हैं क्योंकि सैयद वंश बहुत छोटा वंश है, लेकिन उसके राजा पूछ लिए थे। बाबर, ये बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम आक्रमण कांड में बात कर रहे हैं कौन कब आया। बाबर 1519 में आया। बाबर के नेतृत्व में सर्वप्रथम 1919 में यूसुफ जाई जाति एक बहुत सारे देखो अफगानिस्तान में यूसुफ जाई क्रिकेटर भी है, तो वो एक जाति का नाम है कि विरुद्ध सफल अभियान था। उन्होंने क्या किया था, बाबर ने जब अटैक किया था तो यूसुफ जाई जाति ने उसके खिलाफ उसे अटैक किया था, वो जीत गया था वहाँ पे।
1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। दिल्ली के सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। तो ये तो सबको पता है कि पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी हार गया था, बाबर जीत गया था, उसके बाद मुगल वंश स्थापित हो गया और आगरा को बाबर ने अपनी राजधानी बना लिया। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के समय पर 1857 में क्रांति के पश्चात मुगल वंश सना के लिए खत्म हो गया। तो मुगल वंश का अंतिम राजा कौन रहा है? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। एक बहादुर शाह और भी था जो औरंगजेब के बाद राजा बना था, बहादुर शाह जहांदार शाह दोनों बने थे ना, तो ये द्वितीय है बहादुर शाह। एक बहादुर शाह जफर लास्ट वाला अंतिम राजा। बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया अंग्रेजों ने? रंगून भेज दिया था। रंगून कहाँ है? बर्मा में। बर्मा का भी नाम क्या है? म्यांमार। तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो बहादुर शाह जफर की कब्र के पास पहुंचे थे, वहाँ पर उनको देख के आए थे। तो ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पहले व अंतिम विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने हिंदुस्तान पर 300 वर्ष से अधिक राज किया। मुगलों का शासन कितने दिन रहा है? 300 साल के आसपास। 1526 से आप लगा लो 1857 तक। 1626, 1726, 1826 का मतलब 300 साल। ये हो गई 26 तक। 26 26 दूनी 52, 26 और 5 37, लगभग 337 साल के आसपास। 331 32 साल के आसपास इन्होंने शासन भारत में किया मुगलों ने। अब नादिर शाह की बात करते हैं। नादिर शाह कहाँ का था? ईरान का। आपको इसकी एक तो लोकेशन याद रखनी है, कौन सी जगह का आदमी है, एक ईयर याद रखनी है। ये दो चीज़ बहुत जरूरी है, कहाँ का है और इसने क्या किया। ये नहीं पूछता कोई कहाँ का है और कब किया है। आक्रमण नादिर शाह ने 1739 में किया है। 1739 में ये ईरान का नेपोलियन बोलते हैं, मतलब ये हारा नहीं था। नेपोलियन ने भी बहुत युद्ध जीते थे, इसलिए उसे नेपोलियन बोलते हैं। भारत का नेपोलियन कैसे बोलते हैं? समुद्रगुप्त को। क्यों? समुद्रगुप्त ने 12 लड़ाई लगातार जीती थी, पता था? अच्छा बात की, बहुत सारे युद्ध जीते थे, हारा नहीं था वो। तो नादिर शाह ईरान का नेपोलियन था, ये आपको याद रखना है। समकालीन मुगल बादशाह इसका समकालीन था, जिसका दूसरा नाम रोशन अख्तर था। 1748 तक मुगल बादशाह रहा है और नादिर शाह ने किया 1739 में। दोनों के मध्य करनाल में युद्ध हुआ था। करनाल कहाँ है इस समय? हरियाणा में पड़ती है, अम्बाला के पास में पड़ती है। करनाल किस नाम से जानी जाती है? कर्ण के नाम से जानी जाती है। जो पांडवों के सबसे बड़े भाई कर्ण थे, जो कौरवों की तरफ से युद्ध लड़े थे, वो कर्ण के नाम से करनाल। आज भी कर्णकुंड है वहाँ पर करनाल में, और काफ़ी कुछ ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि कर्ण यहीं का था। इसमें मुगल बादशाह हार गया था करनाल के युद्ध में। तो 1/2 महीने, लगभग 15 दिन की बात कर रहा है, दिल्ली में जो लूटपाट की है ना भाई साहब, इसने जो नादिर शाह ने जो किया था, बताते हैं कि अगले ईरान में जब सामान ले गया तो जाने कितने साल तक ईरान वालों को नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना सामान ले गया था लूट के। इतना धन ले गया था ईरान में। भारत का लूटा हुआ धन ईरान में आज भी होगा। बहुत लोग मार दिए थे इसने। करनाल से लेकर दिल्ली तक कत्लेआम कर दिया था लोगों को। जहाँ जहाँ लोग दुकान चला रहे थे, बैठे थे, दुकानदार, जो भी लेबर काम करते, सैनिक तो मरते ही मरते हैं युद्ध में। बहुत लोगों को मारा था। ये कोहिनूर हीरे को ले गया था। तख्ते ताऊत जो शाहजहां ने एक सिंहासन बनाया जिसको मयूर सिंहासन बोलते हैं, उसको उठा ले गया था ये। कोहिनूर हीराबाद में नादिर शाह के उत्तराधिकारी ने महाराजा रणजीत सिंह को भेंट किया था। महाराजा रण सिंह बहुत बड़े राजा रहे, इनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, कुछ दिन बाद बताऊंगा अभी नहीं। तो रणजीत सिंह के बाद जी कोहिनूर ट्रांसफर होते हुए उनके राजाओं के पास गया। फिर उसके बाद दिलीप सिंह, मुझे एक जगह दिलीप सिंह अंग्रेज लिया अंग्रेजों से। अभी ब्रिटेन की महारानी के उसमें लगा हुआ है कोहिनूर मुकुट में। और भारत को कहाँ से मिला था? वास्तव में कोहिनूर पैदा कहाँ से हुआ था, भारत में कहाँ से आया था? ये अफगानिस्तान से आया था। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों में दिलीप सिंह ने समझौते कर, लिखा है ना, हीरे को महारानी को भेंट कर दिया। ब्रिटेन की महारानी को भेंट किया, ये दिलीप सिंह ने किया है। अहमद शाह अब्दाली के बारे में बात करते हैं। अब्दाली दुर्रानी साम्राज्य था जिसने 7 बार आक्रमण किया भारत में। 7 बार। हमें तो एक ही चीज़ दिखाई देती है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई, जिसमें अब्दाली की लड़ाई हुई है मराठों से। भाई 7 बार लड़ा अब्दाली, एक दिन नहीं आया। कई बार दिल्ली की तरफ बढ़ाए वो, कई क्षेत्र अब्दाली से लूटे, अब हारा भी हो। आक्रमण में प्रमुख पानीपत का तीसरा बताते हैं, मराठा और अब्दाली के मध्य। मराठा परास्त हुए और नजीमुद्दौला को वो बोलते हैं ना, वहाँ का दिल्ली का गवर्नर बना के चला गया था। फिर नजीमुद्दौला को भरतपुर का सूरजमल ने हरा दिया था। उसको दिल्ली से जितने फाटक थे, जो कि जब खिलजी जो वहाँ से उखाड़ के लाया था राजस्थान से, पद्मावती वाला जो केस है, जो युद्ध हुआ है, उसमें जो उखाड़ के लाया था, उसको वापस ले गया था सूरजमल, भरतपुर का राजा, और उसको भरतपुर के गेट में लगा दिया है। वही वो है गेट। ये बात की कहानी है। ये इतिहास को आपको रुचि के साथ तो पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरी बात, इसकी डेट, तथ्य जानने कि ये कब हुआ है। कारण तो मुझे लग रहा है बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट चीज़ पता करनी, एग्जैक्ट चीज़, और उसका सोर्स कहाँ से ये आया, ये सही है गलत है। बहुत लंबी वीडियो हो गई, बंद करते इसको।